हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम हमारी बायोलॉजी की जो बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्या अभी देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए ए पार्ट है। व्हाट विच वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपको बताना है कौन था सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आर ई ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट एंड गिव द आंसर। ध्यान दीजिए भाई, हमारी ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है ये जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे +2 के बायोलॉजी के उनके लिए है। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई हो, एचबीएसई हो या एनी स्टेट बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बायोलॉजी का ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ भाई, कौन सा था फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज हिंड 2, ये याद रखेंगे भाई। हिंड 2 वाज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, ये आपके बायोलॉजी है जो +2 की उसके पेज नंबर 195 पे है। ठीक है, साथ ही साथ आपको 199 पेज भी देखना है जहां पे एक प्लाज्मिड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर बनाया हुआ है जिसका नाम है पीबीआर 322। ये आपके बोलिवर एंड रोड्रिगस द्वारा बनाया गया एक प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है, 322 उसका स्ट्रेन नंबर है। ठीक है, पीबीआर 322 में हिंड 3 एक रिकॉग्निशन साइट होती है, एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जबकि हिंड 2 नहीं होती। पीबीआर 322 में हिंड 3 होता है, हिंड 2 नहीं होता। बस इतना सा ध्यान रखना। कई बार ये हिंड 3 और हिंड 2 का कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। पीबीआर 322 में आगे वाला 3 ये होता है, 2 नहीं होता, हिंड 3 होता है। क्या होता है? हिंड 3। रिकॉग्निशन साइट कौन होती है भाई? हिंड 3 के लिए होती है, आप ये समझेंगे, हिंड 2 के लिए नहीं। ठीक है, क्लियर कट कर लेना भाई, नीट में पूरे पूरे चांस है ये क्वेश्चन पूछे जाने का। नोट इट वेरी केयरफुली, स्टेटमेंट बना के दे देंगे वट एवर भी बोलेंगे पीवीआर 322 में हिंड 2 इज ए रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट नहीं। ठीक है, ओके। अगला है भी लाइसोजाइम, काइटिनेज और सेलुलेज। आपको 3 एंजाइम दिए गए हैं, पता होना चाहिए एंजाइम है तीनों। ठीक है, आप ये कमेंट कीजिए कि लाइसोजाइम हमारे अंदर कहां कहां पाया जाता है, किस किस सिक्रीशन में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और वो कौन सी इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी में कैसी इम्यूनिटी है वो, ये आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैंने बोला। ठीक है, ओके, मैच कीजिए भाई, मैच करना है। तो लाइसोजाइम एंजाइम किसकी सेल को डिग्रेड करे, एक्चुअली क्या कहानी चल रही है, ये वाला क्वेश्चन कहां से लिया गया है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है, यानी कैसे आप रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसकी पहली प्रोसेस होती है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब मान लो आपको बैक्टीरिया से क्या करना हो, जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना है, तो बैक्टीरिया की जो सेल होगी उसके अंदर से सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगा आपको? डीएनए। ठीक है, तो किसके अंदर जो आपका लाइसोजाइम एंजाइम है ये हेल्प करेगा भाई बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करने में। ठीक है, ये डाल देंगे। काइटिनेज एंजाइम भाई काइटिन की बनी होती है फंगस में सेल वॉल, याद रखना, काइटिन से बनी होती है, ध्यान रखना। तो फंजाई के डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे काइटिनेज एंजाइम का। सेलुलोज, सेलुलोज जो सेल प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलेज एंजाइम की सहायता से हम आइसोलेट कर लेंगे डीएनए को। कहां से भाई? प्लांट से। बैक्टीरिया से डील करने के लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल, फंजाई से डील करने गेन करने के लिए काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिनेज से। ठीक है, और एक और खास बात, जो काइटिन होता है ना, काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्स्ट कौन सा है? सेलुलोज, जिससे प्लांट बना होता है। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन था, इतना पूछ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आ जाओ भाई, ये ग्रीन हाउस गैसेज का योगदान ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनका कितना योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में? CO2 कितना, CH4 कितना, CFCS कितना, N2 कितना? ठीक है, अरे मैच करना ही है। ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडम ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ। और CO2 कितना होगा इनमें से?
मैक्सिमम न्यूटन किसका होता है? CO2 का। तो वही आपका 60%, इज राइट। जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैसेज में 60% फॉर्मेशन करती है ग्रीन हाउस गैसेज का। CH4 20%, ये भी सही है। यहां पे गड़बड़ी है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये 14% करती है ग्रीन हाउस गैसेज में। CFCs का योगदान है 14% और N2O का योगदान है 6%। ये ध्यान रखना। तो समटाइम्स भाई मैचिंग के टाइम पे भी है ना, ये वाला पॉइंट खेल लिया जाता है। आप सोचते हो ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक ही होगा। कंफ्यूजन ही तो हमें यही होता है। CFCs में कितना 14%, ही ध्यान रखना। N2O में कितना 6%। ठीक है, यानी N2O का 6% योगदान है ग्रीन हाउस गैसेज में। ओजोन का कोई रोल नहीं होता ग्रीन हाउस गैसेज में, कई बार पूछ लेते हैं। O3 का कोई रोल नहीं है भाई ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है और ये हमारे जो यहाँ का वायुमंडल है इसको गर्म कर देती है। ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। यहाँ का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो ग्लेशियर्स जहाँ पे बर्फ है वो पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे तो नदियां पानी से भर जाएगी, नदियां पानी से भर जाएंगी तो नदियां फिर गाँव में आएंगे तो बाढ़ आ जाएगी भाई। समझ रहे हो? हाँ जी, तो ये इफेक्ट है। छोटे से पॉइंट कितना रोल। ठीक है, हाँ। और मान लो भी ये भी होना जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग इनका होना भी जरूरी है। अगर ये नया तो बताइए, अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है? माइनस में चला जाएगा सन के होते हुए भी। समझ रहे हो? तो ये रोल है ग्रीन हाउस गैसेज का, टेम्परेचर मेंटेनेंस, ताकि लिविंग बींग्स की लाइफ अच्छे से चल सके। और खास बात में अगर ज्यादा हो जाए तो 0.6 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ चुका है, जिसके कारण आइस जो बर्फ है ना हिमालय पे पिघलनी शुरू हो गई है। समझ रहे हो? 0.6 डिग्री सेल्सियस से राइज कर गया टेम्परेचर। वो तो इतना तो पिघला दिया बर्फों को, बाढ़ आएगी फिर। देखो आई हुई है बाढ़। नेक्स्ट, बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आई हुई है। ठीक है भाई, अगली बात JFM क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई JFM। व्हाट इज JFM? दिस इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कब आया भाई ये क्वेश्चन? है एम्स में, नीट में बहुत बार पूछा जाता। 1980 में आया था। कौन? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कुछ नहीं करना, देखो याद रखना तरीका, F को ऐसे, E बन गया E फॉर 80। सिंपल सा तरीका है भाई। ले आ जा, सुना के देख। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 70-80 में मैं भी परेशान हुआ था जब क्वेश्चन आया था नीट में, या 70 या 80 में कंफ्यूजन, 70 या 80 में कंफ्यूजन था। ठीक है, अब कंफ्यूजन रहेगा नहीं। F दे रखा है, कुछ नहीं। ओ भाई 80, फालतू नहीं सोचना। ठीक है, क्या है JFM? देखिए, एक गांव में हमने फॉरेस्ट बना दिया, वहां पे भी गांव वाले आसानी से देख रेख कर सकेंगे। और गांव वाले अगर आसानी से देख रेख कर सकते हैं तो क्यों, अब सीधी सी बात, अभी फॉरेस्ट की देखभाल के लिए ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है, तो गांव वाले क्या, अगर गांव वालों का भी सहयोग ले लिया जाए फॉरेस्ट की देखभाल में, ताकि फॉरेस्ट से उनको प्रोडक्ट मिल जाए गांव वालों को, और प्रोटेक्शन मिल जाए किसको? फॉरेस्ट को। अच्छे से वहां केयरिंग हो जाए, देखभाल हो जाए पेड़ पौधों की, कितना फायदा होगा, है कि नहीं? तो इसी बुलाया ज्वाइंट, एक साथ मिलजुल कर फॉरेस्ट को मैनेज करना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 में है भाई। ठीक है, ओके। अगली भी आपको टर्म डिफाइन करनी है। व्हाट इज नेटिलिटी? नेटिलिटी क्या होती है? कितने जन्म हुए हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, एक पार्टिकुलर समय में, इज नोन एज नेटिलिटी। कितनी डेथ हुई है, इज नोन एज मोर्टेलिटी, एक पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर समय में। ठीक है, नेटिलिटी कहलाती है। कितने इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के बाहर से आ गए हैं किसी जगह, मान लो हमारा एक गांव, ठीक है, या शहर है, कस्बा, वटा जो भी, बाहर से वहां कितने इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के आ गए, उनके नंबर्स। इमिग्रेशन, इस प्रोसेस फिनोमेना कहेंगे क्या? इमिग्रेशन, आना। एक अभी एमिग्रेशन, कितने इंडिविजुअल हमारे यहां से बाहर चले गए, ये कहलाता है क्या? एमिग्रेशन। इनका रोल क्या है? मतलब मान लीजिए किसी टाइम टी पे पॉपुलेशन की डेंसिटी NT, ठीक है, 50 लोग हैं। कुछ समय बाद मैंने बोला आफ्टर टाइम T+1 पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होगी, तो भाई जितनों ने जन्म लिया है, नेटिलिटी को मैं से दिखा दूं तो वो इसमें जुड़ जाएंगे। मोर्टेलिटी वाले कितने मर गए, वो पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। M से करूं, इमिग्रेशन को I करूं तो I जुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर से कितने लोग यहाँ आए हैं, और इमिग्रेशन माइनस हो जाएगा। नीट में क्या क्वेश्चन पूछा? बोला ऐसे कौन से दो फैक्टर है, 4 ऑप्शन दे दिए, ऐसे कौन से दो फैक्टर है
जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। एक तो जन्म लेना भाई, और एक बाहर से यहाँ आ जाना, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मान लो यार 2 मार्कर एक और आ गया, इन्हों में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, मार्कर 2 मार्कर एक चला गया बच्चा, जानना इमिग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई आपसे, नेटिलिटी क्या डिफाइन नेटिलिटी, नंबर ऑफ बर्थ रेट या नंबर ऑफ बर्थ इन ए पार्टिकुलर एरिया इन ए पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज व्हाट, नेटिलिटी। नंबर ऑफ डेथ्स पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर एरिया में इज नोन एज मोर्टेलिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कमिंग फ्रॉम अनदर साइट which increases the population density are known as, this phenomena is known as immigration। और immigrants बोलेंगे जितने बंदे आएंगे, आई से दिखती है, immigrants कितने बंदे बाहर चले जाए, ठीक है। लिविंग द प्लेस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द प्लेस सेम स्पीसीज के फ्रॉम ए गिवन प्लेस इज नोन एज एमिग्रेशन। एमिग्रेंट्स कितने बंदे गए, तो इसी बेस पे ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। पूरे दिन में से कौन सा फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट डालेगा, चारों डालेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे पेज नंबर 228 पे दे रखे हैं एनसीईआरटी में, आसानी से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, समझ आ गया, बस डिफाइन करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन में कन्फर्मर क्या होते हैं, देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ ही, जो बाहर का तापमान कैसा भी हो, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा हो, अपने शरीर का इंटरनल, शरीर का जो आंतरिक एनवायरनमेंट है वो बनाए रखते हैं, अपना होमियोस्टेसिस बनाए रखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होमियोस्टेसिस। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, उनका खुद का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस टर्म को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, और ये करते हैं रेगुलेटर्स। कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेगुलेटर्स होते हैं, जिनका आप एग्जांपल देंगे, ठीक है। आपसे पूछा कन्फर्मर क्या होते हैं, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटर एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट के बदलने के साथ बदल ले, उन्हें कहते हैं कन्फर्मर। यानी जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट न रहे, जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं बना सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, कन्फर्मर। यानी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ उनका एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट, दे आर नोन एज व्हाट, कन्फर्मर। भाई जनरली 99% क्या एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, लगभग सारे के सारे पौधे क्या है, कन्फर्मर्स है। क्या है भाई, कन्फर्मर्स, ध्यान देंगे, ठीक है। 99% एनिमल्स और ऑल प्लांट्स अप्रोक्स क्या है, कन्फर्मर है। अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होगा ऐसा इनका, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोपायरेसी, ध्यान दीजिए भाई, बायोपायरेसी क्या है। फॉर एग्जांपल बायोपायरेसी टर्म है, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, बोर्ड एग्जाम्स में तो बार आती है भाई। बायोपायरेसी टर्म क्या है, देखिए क्या है एक्चुअल में, यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट दियर अथॉरिटी, विदाउट दियर प्रॉपर अथॉरिटी, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, बिना अथॉरिटी के ही वो अपने भाई रिसोर्सेज का क्या कर लेती है, इस्तेमाल कर लेती है, किसी खोज का इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। या भाई जिसके पास उस चीज की अथॉरिटी है, उस रिसोर्स की अथॉरिटी है, उसको बिना पूरे पैसे दिए हुए उससे छीनकर या बाय एनी मेथड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना कहलाता है बायोपायरेसी। समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई चीज डिस्कवर कर दी या आपने कोई चीज डिस्कवर कर दी, ठीक है। अभी आपका रिसोर्स सारा का सारा आपका हो गया, जैसे मिस्टर इंडिया में RSO यूनिवर्सिटी, मिस्टर इंडिया में क्या था, वो जो लॉकेट था, ब्रेसलेट कह सकते हो, वो मैं डिस्कवर कर दिया जिसने भी, तो उसके ऊपर उसका अधिकार हो गया, ठीक है। अब भाई मुगैम्बो क्या करता है, उस लॉकेट को छीनना चाहता है, समझ में आ रही, और बिना प्रॉपर पैसे दिए हुए, ठीक है, इन रिसोर्सेज का, उस लॉकेट का क्या कर ले, इस्तेमाल कर ले, उस खोज का यूज कर ले आप, ठीक है। तो इस टर्म को, इस घटना को हम कहते हैं क्या, बायोपायरेसी। और जनरली भाई जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय, जिनका व्यापार ज्यादा देशों में है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, ये क्या करती हैं, किसी भी गांव में, शहर, कस्बे, मान लो कहीं पे कोई प्रकार का, मान लो आपने राइस ही उगा लिया, तो क्या करेंगे,
मल्टीनेशनल कंपनीज क्या गांव से राइस ले ली, बासमती राइस ले ली, वैरायटी ले ली बासमती राइस, ठीक है, जितना राइस उन्होंने लिया ना, ठीक है, इस राइस को मान लीजिए उन्होंने 15 रुपए पर केजी में खरीद लिया, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है, और मार्केट में जाके बेच दिया भी 75 रुपए पर केजी। अब देखिए 15 रुपए में उन्होंने ले लिया और 75 रुपए में जाके मार्केट में बेच दिया। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करे, राइस को खरीद ली भाई, क्या बिना पूरे पैसे दिए, जो जिससे खरीदा है प्रोड्यूसर से यानी किसानों से, उनको पूरे पैसे नहीं दिए, ठीक है, और जाके 75 में बेच दिया, समझ रहे हो, 60 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और अपना ठप्पा लगा के दे दिया, ना उन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया, बस सीधा माल उठाया, अपना नाम दिया और बेच दिया, मुनाफा कमाया। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स, जिसमें भाई ये जो आपकी डेवलप्ड कंपनियां हैं वो किसी भी डिस्कवरी को, कोई भी खोज हुई है नहीं, यानी यूज करती है उनका रिसोर्सेज का, बाय यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट एनी प्रॉपर अथॉरिटी, जो प्रोड्यूसर्स है उनसे, और विदाउट गिविंग दे, मान लो प्रोड्यूसर्स भी कोई चीज बेचना चाहे तो बिना उनको कंपनसेटरी, उचित जितनी बनती है उनकी वैल्यू वो दिए बिना, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, प्रोड्यूसर्स के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना कहलाता है क्या भाई, बायो पायरेसी। ये ध्यान दीजिएगा, ये टर्म होती है आपकी क्या, बायो, बहुत बार पूछी जाती है भाई, एनसीईआरटी पेज नंबर 214 पे है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, बार बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई में, एचबीएसई में, हर बार पूछी जाती है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। जो भी डिस्कवरी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक बार वो समझिए, मान लीजिए हमने कोई चीज डिस्कवर कर ली, ठीक है, अब आप उसका, मैंने डिस्कवर कर दी और आप उसका बिना मुझसे पूछे इस्तेमाल कर ले, ठीक है, और अपना ठप्पा लगा, नहीं ये तो मैंने डिस्कवर किया है, सर ने थोड़ी ना की। तो इस तरीके से गैर कानूनी इस्तेमाल करना चीजों को क्या है भाई, बायोपायरेसी। अब इस चीज से बचने के लिए भाई पेटेंट बिल बना दी, जिसने जो डिस्कवरी की है वो उसका पेटेंट करवा ले, अब उसके पेटेंट को उसकी थोड़ी से कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। इसलिए अगर कोई डिस्कवरी आप करें तो सारा सब श्रेय आपको क्रेडिट जाएगा, मैंने कर ली मान लो, हमने कर ली तो हमें जाएगा, आप उसका क्या दुरुपयोग नहीं कर सकते, केवल अपने मुनाफे के लिए, ठीक है, दैट इज गैर कानूनी। दैट्स व्हाई भाई दिस बायोपायरेसी टर्म पूछी जाती है, ताकि बच्चे समझदार तो हो जाए, है कि नहीं, बिल्कुल। अगली भाई, तो ये थी भाई आपकी बायोपायरेसी, बहुत बार इसकी डेफिनेशन यानी बायोपायरेसी टर्म आपसे पूछी जाती है, जा चुकी है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर ले, पक्का पूरे पूरे चांस आपके एग्जाम में आने के। विच प्रोटीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच प्रोटीन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। अब जो आपका एम्फाइसीमा है, सबसे पहले तो ये बताओ क्या होता है एम्फाइसीमा। एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, एल्वियोलर सरफेस डिक्रीज हो जाती है, एल्वियोलर सरफेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का CO2 का ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है। अब वही सरफेस डिक्रीज हो गई तो आपकी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज क्या होगा, कम, तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज में कमी हो जाएगी, तो आप हाफने लग जाओगे थोड़ा सा काम करते ही। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है भाई आपकी एम्फाइसीमा। ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करने से लंबे समय तक आपके एल्वियोलर सरफेस डिक्रीज हो जाती है या डिग्रेड हो जाती है, जिसे हम एम्फाइसीमा डिजीज कहते हैं। इसको ट्रीट कर सकते हैं हम, जो सुट्टे मारते हैं ना लोग, उनको होता है, बीड़ी पीते हैं जो, सिगरेट पीते हैं जो, ठीक है, हो गया। अब उनको ट्रीट कर सकते हैं प्रोटीन की सहायता से, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है, प्रोटीन है कि सोचे हो इसलिए बीड़ी सिगरेट पी ले ना, प्रॉपर्ली ठीक भी नहीं होते। तो एक प्रोटीन है जो एम्फाइसीमा को ट्रीट कर देगा, ठीक है, आपको ऐसे बुलाए रखेगा कि ठीक हो जाए, एक्चुअल में जो सरफेस डिक्रीज हो चुकी है वो दोबारा नहीं बननी, ध्यान रखना। तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है उस प्रोटीन का नाम जो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑल्दो भी सरफेस ठीक हो जाएगी, आपको ज्यादा हाफने की ऐसी दिक्कत नहीं आएगी लेने के बाद, बट भाई बीड़ी और सिगरेट तो हमें नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। और एक और खास बात, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को पास भी मत रहना, अगर आप पास होते हो ना तो आपको डबल नुकसान होता है। तो अगर सामने वाले ने एक बीड़ी पी तो पास रहने वाले ने समझ लो 2-3 बीड़ी पी ली या 3 सिगरेट पी ली, इसको धुएं से तो जरूर बचे, तो बंद करवा दो, जो बीड़ी पी रहा है सिगरेट पी रहा है मत पीना, उसके पास खड़े मत, तो आप दूर चले जाओ अगर पीना है माने तो, है कि नहीं, ध्यान देना भी इस बात पे। तो वो प्रोटीन जो एम्फाइसीमा को ट्रीट करेगा उसका नाम है भाई अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये आपके जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना, पेज नंबर 213 पे है, ठीक है।
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स गेन कर सकते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करके। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनका हमने डीएनए बदल दिया है, ठीक है, जिनका डीएनए मैनिपुलेट कर दिया है। मैक्सिमम ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? कमेंट करो जल्दी से। कर दिया? कौन है भाई? माइस, चूहे, ठीक है। अगला स्टेप है इल्यूशन। क्या है भाई? इल्यूशन। व्हाट इज इल्यूशन? इल्यूशन क्या होता है? ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था, देखिए व्हाट इज इल्यूशन, सुनिएगा। अब मान लो आपके पास एक प्लांट सेल है और आप सेलुलोज का इस्तेमाल करके वहां से डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। फिर क्या करते हैं आप? आपको डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको क्या छोटा सा पार्ट ही चाहिए डीएनए का, तो आप क्या करते हैं, जो पार्ट आपको चाहिए वो लेने के लिए आप डीएनए को आरी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। अब इन टुकड़ों को सेपरेट करना, अलग अलग करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि इन पहले डीएनए के साथ हम आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल देंगे, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टुकड़ों में तोड़ देगा, ठीक है। फिर हम इन टुकड़ों को एक्चुअली जहां डाल लेंगे वो भी आपकी एक जेल होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एगारोस जेल, यहां डाल देते हैं। एगारोस जेल में क्या होगा कि यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई करते हैं, यहां माइनस यहां प्लस, क्या कि जो ये टुकड़े आरी द्वारा टूट गए हैं अब वो इस एगारोस जेल में से आसानी से मूव कर पाए। जो छोटा टुकड़ा होगा वो ज्यादा दूरी तक जल्दी पहुंच जाता है भाई, ठीक है। फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और यहाँ पे जो जेल होती है वो काम करती है एज ए व्हाट, सीविंग, छालनी की तरह काम करती है, जैसे छलनी काम करती है ना ऐसे, ठीक है। तो आपको डीएनए का छोटा टुकड़ा मिल जाता है, यहाँ पे आ जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ, ये डीएनए टुकड़ा तो यहाँ आ गया पर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, पहुंच गए यहाँ पे, दिखेगा नहीं। इसको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, इथिडियम ब्रोमाइड, ये लिख रखा, और यूवी रेज। जैसे आप इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेज डाल लेंगे इस पे, ध्यान रखना भाई, आपको ये डीएनए का फ्रेगमेंट क्या दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे कलर का? ऑरेंज कलर का। जैसे आपको ऑरेंज कलर का दिखना शुरू हो गया आप आसानी से फोर्सेप का इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। अरे इसको निकालना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का जो लास्ट स्टेप है जिसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लेते हैं इस जेल से, इज नोन एज व्हाट, इल्यूशन। द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल via by using ethidium bromide and UV rays is known as illusion. This is the last step of gel electrophoresis technique. Okay, finish. अगला है भाई आपके लिए क्वेश्चन, ये आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में है, याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी में। गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का एक एग्जांपल दीजिए। क्या आती है ऑटो इम्यून डिजीज? ऐसी डिजीज जिसमें हमारे शरीर की सेल्स को खुद ही खा जाए। जनरली हमारी जो बॉडी है वो हमारे खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय खुद नहीं करती है, बाहर से जो एंटीजन आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, समझ रहे हो। अब ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है जब हमारा शरीर, इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करे, ऑटो मतलब खुद की सेल्स को लिए ही, यानी जब शरीर खुद की सेल्स को ही खा जाए। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब होता है दूसरे एंटीजन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। अब जब खुद की सेल से इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, दूसरे से एंटीजन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा मतलब उनको खा जाएगा, उनको मार देगा। तो इसका मतलब खुद की सेल्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा तो खुद की सेल्स को खा जाएगा। ऐसी कंडीशन या ऐसी डिजीज कहलाती है क्या, ऑटो इम्यून डिजीज। क्या कहलाती है बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गठिए बाव का दर्द, ये कहते हैं RHEU, रूमेटोइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ठीक है। तो रूमेटोइड आर्थराइटिस एक आपकी ऑटोइम्यून डिजीज, ध्यान दीजिए, बहुत बार आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है इससे लेके, यही ऑप्शन पूछते हैं, ठीक है। तो दिए था भाई आप लोगों के लिए आपका 7वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए भाई। हमने जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स की +2 की बायोलॉजी को लेके दूसरी चला रखी है उसके 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। गाइस जिसने 6 क्वेश्चन नहीं देखे वो आसानी से देख ले, वो अपने क्वेश्चन देख सकता है भी, उसके प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, ठीक है, ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म, ठीक है। और होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं,
और ध्यान दीजिए भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत बेनिफिटेबल होंगे। और अब मेन बात है कि आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाने हैं भाई, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई, एचबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम। ओके, यही था भाई, सीधी सी कहानी। जिसको क्वेश्चन अच्छा लगा वो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।